हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी की। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जीवन कैसा था। इससे पहले वीडियो में हमने जाना सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किसने किया, इसका खोज कब हुआ था, इसके काल निर्धारण के बारे में और इसके विस्तार के बारे में और इसके प्रमुख स्थलों के बारे में। आज हम बात करेंगे इन लोगों का जीवन कैसा था। तो सबसे पहले नंबर पे आ जाते हैं हम इनका सामाजिक जीवन। इनका जो सामाजिक जीवन कैसा था, ये कैसे रहते थे, कैसे अपना जीवन यापन करते थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि स्त्री मृण मूर्तियां अधिक मिलने से सैंधव समाज मात्र सतात्मक था। इस सभ्यता के जो लोग थे वो युद्ध प्रिय कम थे और शांति प्रिय अधिक थे। उन्हें युद्ध करना पसंद नहीं था, वो युद्ध नहीं चाहते थे, वो हमेशा शांति से ही रहना चाहते थे। और इनका जो भोजन था, ये कैसा भोजन करते थे, इनका जो भोजन था वो था गेहूँ था, जौ था, खजूर था, भेड़ था, सूअर, मछली और भी बहुत सारे मांस ये खाते थे। इनका जो मुख्य आहार था, मुख्य भोजन था वो था मांस। ये मांस खाना ज़्यादा ही पसंद करते थे। अब बात करते हैं हम इनका बर्तन कैसा होता था। इनका जो बर्तन होता था वो मिट्टी का होता था, वो मिट्टी और धातु का बना होता था, मिट्टी और धातु का बना होता था। ये बर्तनों में इनके जो साक्ष्य मिले हैं वो कलश है, कटोरी हैं, गिलास हैं और तस्तरी हैं और भी बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं बर्तनों का। मगर इतना तो प्रूफ हो गया है कि ये मिट्टी के और धातु के ही बर्तन में खाते थे। आज की तरह हमारी तरह जिस तरह से हम खाते हैं मॉडर्न तरीके से, स्टील के बर्तनों में हो गया या फिर बहुत सारे ऐसे बर्तन हैं जिसमें हम लोग खाते हैं, ऐसा बर्तन उनके पास नहीं था। वो सिर्फ मिट्टी और धातु के ही बर्तनों का प्रयोग करते थे। अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये कैसे कपड़े पहनते थे, इनका कपड़ा कैसा होता था। आज के टाइमिंग में तो बहुत सारे मॉडर्न ड्रेसेस निकल चुके हैं, मगर इनके टाइमिंग में कैसे ड्रेस थे, तो इनके टाइम में सूती वस्त्र थे, अभी भी सूती वस्त्र हैं, इनके टाइम में भी सूती वस्त्र थे, ऊनी वस्त्र थे, सूती वस्त्र थे, ऊनी वस्त्र थे। यही ऊनी और सूती वस्त्र का ही साक्ष्य मिला है। तो इससे ये पता चलता है कि इन्हें सिर्फ सूती और ऊनी वस्त्रों का ही ज्ञान था और इन्हें ज़्यादा ज्ञान नहीं था। हम ये प्रूफ तो नहीं कर सकते, मगर अभी जो साक्ष्य मिला है सिर्फ उस बेस पर हम ये बोल सकते हैं कि इन्हें सूती और ऊनी वस्त्र ही अच्छे लगते थे और इन्हें उसी का ही ज्ञान था। अब आ जाते हैं इनका जो शौक क्या क्या था। अच्छा शौक था। पुरुष जो थे वो दाढ़ी और मूँछों का शौक रखते थे। उन्हें बड़ी बड़ी लंबी लंबी दाढ़ियाँ बढ़ाना बहुत ज़्यादा ही पसंद था। उन्हें बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता था दाढ़ी बनाना, मूँछ बढ़ाना। और स्त्री और पुरुष जो थे इनमें दो कॉमन बात था। स्त्री और पुरुष में जो कॉमन बात था वो क्या था, आभूषण। इन्हें आभूषण पहनना बहुत ज़्यादा ही पसंद था। ये आभूषणों से लदे रहते थे हर वक्त। इन्हें आभूषण में कंठहार, भुजबंद, कर्णफूल, छल्ले, चूड़ियाँ, करधनी, पाजेब और भी बहुत सारे ऐसे आभूषण हैं जो ये पहनना पसंद करते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम आ जाते हैं, इनका जो धार्मिक जीवन कैसा था, ये पूजा पाठ कैसे करते थे, किस देवता को मानते थे। तो आइए देखते हैं इनका धार्मिक जीवन कैसा था। तो हड़प्पा सभ्यता में कहीं से किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, कहीं से भी किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में जो है यहाँ का जो लोग हैं वो धरती को ही उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। अच्छी बात है, उर्वरता की देवी तो हम भी मानते हैं, मगर ये लोग भी मानते थे। क्यों, आइए देखते हैं इनका रीज़न क्या था। क्योंकि जो मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से भारी मात्रा में मिली मिट्टी की मृण मूर्तियों में से एक स्त्री मृण मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया था। मृण मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकलता दिखाया गया था। इसीलिए ये हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। इनमें एक और था जो बहुत ज़्यादा ही पूजनीय था, वो क्या था आपका, कुबर वाला सांड। ये बहुत ज़्यादा ही विशेष पूजनीय था इस सभ्यता में। सैंधव सभ्यता के लोग कुबर वाला सांड को बहुत ज़्यादा ही पूजा करते थे। आज के समय में जिस तरह से हम शिव भगवान को पूजा करते हैं, उनके कई नाम हैं, उसी प्रकार ये लोग भी शिव की पूजा करते थे। किस नाम से, पशुपति के नाम से। पशुपति के नाम से शिव की पूजा करते थे।
आज के टाइमिंग में भी हम वृक्ष पूजा तो करते ही हैं, बहुत सारे ऐसे वृक्षों का पूजा किया जाता है। इनके टाइमिंग में भी ये वृक्ष पूजा किया करते थे। ऐसा प्रमाण मिला है, ऐसा माना जाता है कि एक सील पर बने पीपल के डालों के मध्य ये वृक्ष पूजा को करते थे, वृक्ष देवता को पूजा करते थे। यह अधिक मात्रा में ताबीज़ भी मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये जो थे सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो तंत्र मंत्र में भी बहुत विश्वास रखते थे, वो तंत्र मंत्र को भी बहुत ज़्यादा ही मानते थे। भूत प्रेत तंत्र मंत्र अभी के टाइमिंग में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विश्वास करते हैं। उस टाइम में भी ये सब था, उस टाइम में भी ये तंत्र मंत्र भूत प्रेत सब कुछ था। उसके बाद यहाँ से नाग पूजा के भी प्रमाण मिले हैं। ये जो थे नाग पूजा का भी प्रमाण मिला है, यहाँ पर नाग पूजा का भी प्रमाण यहाँ से मिला हुआ है। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट पॉइंट पर हम आ जाते हैं, हड़प्पा के जो लोग थे वो धार्मिक रीति रिवाज बहुत ज़्यादा ही करते थे। उनमें जो थी धार्मिक रीति रिवाज बहुत ज़्यादा ही प्रचलित थी। वैसे देखा जाए तो अभी के लोगों में, अभी के टाइमिंग में हमारे हिंदुओं में भी कुछ ऐसे रीति रिवाज हैं जो उनसे मिलते जुलते हैं, बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज हैं जो उनसे मिलते जुलते हैं। अब आ जाते हैं हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सावधान। अभी के टाइमिंग में तो जब हम मरते हैं तो हमारे भी बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं, किसी को दफनाया जाता है, किसी को जला दिया जाता है, या फिर बहुत सारे ऐसे। तो पहले जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो लोग भी क्या करते थे, मृतकों को दफना देते थे, वो भी मृतकों को दफना देते थे। और कहीं कहीं पर तो आंशिक समाधिकरण के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहीं कहीं पर जो है आंशिक समाधिकरण के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, आंशिक समाधिकरण के भी साक्ष्य। ये जो क्या करते थे, ये शवों को जला करके उसका जो राख बचता था उसे मिट्टी में दफना देते थे, उसे मिट्टी में दफना देते थे। सुरकोतरा से अंडाकार शव के अवशेष मिले हैं। सुरकोतरा से अंडाकार शव के अवशेष भी मिले हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये जो हड़प्पा दुर्ग के दक्षिण पश्चिम में स्थित कब्रिस्तान को एच का नाम दिया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर आप इसे नोट करिए, एच का नाम दिया गया है। हड़प्पा दुर्ग के दक्षिण पश्चिम में स्थित कब्रिस्तान को एच का नाम दिया गया है। लोथल में प्राप्त एक कब्र में शव का सिर पूरब एवं पैर जो है पश्चिम की ओर है, और शव कैसे लिटाया गया, उसे शव को करवट करके लिटाया गया है। हाँ, शव को करवट करके लिटाया गया है। तो इससे ये तो पता चल ही गया कि ये लोग भी शवों को जला करके दफनाते थे, शवों को दफना भी देते थे, और इनमें नियम भी बहुत सारे थे। नियम भी इतने सारे थे कि ये पूरब पश्चिम को देख करके और शव को करवट करके उसे दफनाते थे। अच्छी बात है, बहुत सारे नियम थे, हमारे भी हैं, हमारे हिंदू में भी हैं, बाइबल में भी है, बहुत सारे ऐसे धर्म हैं, अलग अलग धर्म में अलग अलग नियम है। बट ये तो प्रूफ हो गया ना, मिलता जुलता है, पहले भी इस तरह का होता था और अभी भी इस तरह से मिलता है। आते हैं हम अब नेक्स्ट पॉइंट पर। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है राजनीतिक जीवन। आइए जानते हैं इन लोगों का राजनीतिक जीवन कैसा था। सिंधु सभ्यता में राजनीतिक संगठन का स्पष्ट अभाव है। सिंधु सभ्यता में राजनीतिक संगठन का स्पष्ट अभाव है। व्हीलर ने सिंधु प्रदेश के लोगों के शासन को मध्यम वर्ग जनतांत्रात्मक शासन कहा और उसमें धर्म की महत्ता को स्वीकार किया। जनतंत्रात्मक शासन कहा है, किसने कहा है? व्हीलर ने कहा है। किसे कहा है? सिंधु प्रदेश के लोगों को कहा है। क्या कहा है? मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक, मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक। हड़प्पा संस्कृति की जो विकास है, ऐसा मतलब देखने में ऐसा लगता है कि यह सभ्यता किसी केंद्र शक्ति से संचालित होती है। किससे संचालित होती है? किसी केंद्रीय शक्ति से संचालित होती है। वैसे यह प्रश्न अभी विवाद का विषय बना हुआ है, फिर भी चूंकि हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का शासन जो था वणिक वर्ग के हाथ में था। वणिक वर्ग के हाथ में था।
स्टुअर्ट पिगाट, स्टुअर्ट पिगाट आते हैं अब। स्टुअर्ट पिगाट, जानते हैं स्टुअर्ट पिगाट के बारे में। स्टुअर्ट पिगाट महोदय ने कहा कि सिंधु प्रदेश के शासन पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। किसका प्रभाव था? पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। और मैके के अनुसार अगर देखा जाए तो, मैके के अनुसार देखा जाए तो मोहनजोदड़ो का शासक एक प्रतिनिधि के शासक के हाथों में था। किसके हाथों में था? एक प्रतिनिधि के शासक के हाथों में था। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट। हमारा जो अब नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है इनका आर्थिक जीवन कैसा था। इनका आर्थिक जीवन कैसा था? तो सिंधुवासियों मुख्य व्यवसाय पशुपालन कृषि उद्योग था। जो सिंधुवासी का क्या था मुख्य व्यवसाय? वो था पशुपालन, कृषि और उद्योग था। सबसे पहले इन्होंने कपास पैदा करने का श्रेय भी लिया है, हासिल किया है। ऑफ कोर्स ये सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय भी किन्हें मिला है? सिंधु सभ्यता को जाता है, सिंधु सभ्यता को जाता है। इसीलिए इन्हें जो यूनानी प्रदेश जो थे, यूनानी प्रदेश, उन्होंने इसे क्या कहा था? सिडोन कहा था। सिडोन, इन्हें सिडोन कहा था। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी कृषि हेतु महत्वपूर्ण मानी जाती थी। ये जो जलोढ़ मिट्टी लाई जाती थी ये कृषि के लिए बहुत ज़्यादा ही उपजाऊ होती थी। इसमें बहुत ही अच्छी तरह से उर्वरकता होती थी जिसके कारण फसल भी बहुत अच्छे से तैयार होते थे। इन उपजाऊ मैदानों में मुख्य रूप से क्या होता था? गेहूँ होता था, गेहूँ होता था, जौ होता था और भी बहुत सारे मुख्य फसल उगाए जाते थे। अभी तक सिर्फ 9 फसलों का ही पहचान किया गया है, सिर्फ 9 फसलों का ही पहचान किया गया है। इसमें जो है जौ की 2 किस्में आती हैं, गेहूं की 3 किस्में आती हैं, कपास है, खजूर है, तरबूज है, मटर है और एक ऐसी किस्म है जिसे ब्रासिका जूनसी का संज्ञा दिया गया है। ब्रासिका जूनसी का संज्ञा दिया गया है। कालीबंगा में प्राक सिंधव अवस्था के एक हल से जूते खेल का भी साक्ष्य मिला है। ये जो थे लकड़ी के हल को बना करके जुताई करते थे, क्योंकि जो बनवाली में जो है लकड़ी के ही हल का खिलौना मिला है। कहाँ मिला है हमें? बनवाली में। बनवाली में लकड़ी के हल का खिलौना मिला है, जिससे ये पता चलता है कि हड़प्पा के लोग लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे खेत की जुताई में। तो फ्रेंड्स अभी के लिए बस इतना ही। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इनका व्यापार कैसा था, इनके मुहरे कैसे होते थे, हड़प्पाई लिपि क्या होती थी, सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ, पूरे विस्तार पूर्वक हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।